महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित भारत की पड़ोस नीति सामयिक राजनीतिक विमर्श विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल संगोष्ठी के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर माधव दास नलपत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर पीपी सिंह जी, प्रोफेसर राहुल मणि जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी, सह संयोजक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के सभी विषय विशेषज्ञगण और उपस्थित इस सभी वर्चुअल संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले भारत की पड़ोस नीति से संबंधित इस समसामयिक संगोष्ठी के सभी विषय विशेषज्ञों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस संगोष्ठी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज अपनी स्थापना काल से ही अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहा है और आज भी इसी रचनात्मकता का ही परिणाम है कि भारत के इस महत्वपूर्ण अभियान के साथ वह जुड़ करके आज इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागी बन रहा है। हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत और चीन दुनिया की 2 अति प्राचीन सभ्यताएं हैं और दोनों में कुछ बुनियादी अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि अभी पिछले 1 सप्ताह के अंदर श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि हमें अपनी विदेश नीति के मामले में अगर कोई प्राथमिकता तय करनी होगी तो हम इंडिया फर्स्ट को तरजीह देंगे। यह श्रीलंका के 2 टूक जवाब से स्पष्ट हो सकता है कि श्रीलंका ने पिछले कुछ समय से किन परिस्थितियों को झेला है। यह स्थिति मालदीव के अंदर है और दुनिया के अंदर तमाम देश, ऐसा कौन सा देश है जो भारत की मैत्री, करुणा और सहिष्णुता के इस भाव को न स्वीकार करता हो। भारत की नीति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह नीति है जहां पर हमने अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए भले ही युद्ध लड़े हों, लेकिन एक भी दिन शत्रु की भूमि पे हम लोग नहीं रुके। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरियसी के अभाव आज भी हर भारतीय के मन में है। भारत के पड़ोस के जितने भी देश हैं, कहीं ना कहीं एक साझी विरासत के पार्ट हैं, एक साझी विरासत के हिस्से हैं। हमारी राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक थे। हमारी परंपराएं बहुत सारे देशों में आज भी एक ही है। बहुत सारे लोगों ने परंपराओं को हो सकता है
कुछ समय पूर्व त्यागा हो, छोड़ा हो, लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा, देर से ही सही, लेकिन हमें इस चीज का एहसास जरूर होगा। और मुझे लगता है कि दुनिया ने इसको समझा है। मुझे याद है हमने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव का एक कार्यक्रम किया था। आयोजन से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के साथ मैंने उनको एक बात के लिए कहा था कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अयोध्या में कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन देशों को भी जोड़ा जाए जहां का रामायण से या भगवान राम के साथ किसी न किसी रूप से संबंध है। उन देशों की रामलीलाएं अयोध्या में आई थी। इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है। रामायण के जितने भी पात्र थे वे सभी मुस्लिम थे। और मैंने उन सब से पूछा, मैंने उन्हें लखनऊ में अपने सरकारी आवास में आमंत्रित किया। मैंने उनसे, मेरे मन में स्वाभाविक जिज्ञासा थी, मैंने कहा भी आप राम के प्रति आपके मन में इतना भाव कैसे? और सभी लोग तो मुस्लिम हैं। सभी ने बेबाक ढंग से इस बात को कहा। उन्होंने कहा इस्लाम हमारी उपासना विधि है, लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। उपासना विधियां समय के साथ बदलती हैं, बदल सकती हैं, लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते। इंडोनेशिया का एक नागरिक अगर इस भाव को अपने अंतःकरण में रख सकता है, अगर दुनिया के तमाम देशों से जुड़े हुए लोग आज भी भारत की संस्कृति, अपनी विरासत और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, तो मुझे लगता है यह भाव ही हम सबको आपस में जोड़ता है। भारत ने कभी भी युद्ध के बल पर किसी की भूमि को नहीं हड़पा है, कभी नहीं हड़पा है। आप प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल तक की किसी भी कालखंड में, किसी भी शताब्दी, किसी भी दशक में आप चले जाइए, एक भी उदाहरण ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कभी कोई नहीं कह सकता। श्रीलंका को जीतने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वहां कतई नहीं रुके। उन्होंने लक्ष्मण को इस बारे में स्पष्ट आदेश दिया कि लक्ष्मण, भले ही लंका सोने की क्यों न हो, लेकिन मुझे ये रुचि नहीं है, मेरी रुचि का विषय नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी जन्मभूमि और मेरी माँ ही सबसे पवित्र है, स्वर्ग से बढ़कर के है। और मुझे लगता है एक भारत की ये भावना, विश्व बंधुत्व की ये भाव है, जिसने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का भाव सर्वत्र प्रसारित किया था। हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। भारत पर कोई युद्ध थोपेगा तो भारत उसका जवाब देता है, भारत उसका जवाब देगा भी। और जब भी भारत पर किसी ने युद्ध थोपा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। लेकिन दुनिया के मानवता के कल्याण के लिए मैत्री, करुणा और सहिष्णुता का ये संदेश, शांति का ये संदेश भारत के ऋषि महर्षि, भारत के योगी महात्मा देश और दुनिया के अंदर इसी भाव के साथ प्रचारित प्रसारित करते रहे हैं। और भारत अपने पड़ोसियों के प्रति इसी प्रकार का मैत्री का भाव इसी मजबूती के साथ करना चाहता, रखना चाहता है, रखता रहा है। कोई नहीं कह सकता कि भारत ने कभी किसी की 1 इंच भूमि पर भी जबरन कब्जा किया हो। कोई उदाहरण नहीं, इतिहास में कभी नहीं। बल बुद्धि विद्या में भारत की कोई सानी नहीं थी। आज भी भारत जिस तेजी के साथ दुनिया के अंदर उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमने जबरन किसी पर अपने कानून लागू नहीं किए, जबरन किसी के साथ कोई टीटी नहीं की, किसी का शोषण नहीं किया। और अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष की
जो ये वचन आए हैं, जो उन्होंने अभी अपना वक्तव्य दिया है कि भारत हमारे लिए पहली प्राथमिकता का देश है, ये बात इस बात को स्पष्ट कर देता है कि भारत अपने पड़ोसियों के प्रति किस प्रकार का भाव रखता है। मालदीव ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के बाद भारत की सेना ने भले ही बलिदान दिया हो, लेकिन फिर बांग्लादेश के नेतृत्व में बांग्लादेश की बागडोर सौंप करके भारत की सेना वापस आ गई। भले ही बांग्लादेश के करोड़ों की संख्या में लोग भारत में रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, लेकिन अपने पड़ोसियों के प्रति, नेपाल के साथ हमारी 15 से 51 किलोमीटर की सीमा है, कहीं कोई विवाद नहीं। अनावश्यक विवाद कहीं पे अगर कोई पैदा करने का प्रयास भले ही कर दे, लेकिन सामान्यतः किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं। दोनों देशों के नागरिकों के मन में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, जो भावनाएं हैं, ये हमारा सुदृढ़ आधार है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत की अपने पड़ोस नीति यह दुनिया के लिए एक आदर्श नीति हो सकती है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, भारत के सभी पड़ोसियों को समझना पड़ेगा कि वास्तव में उनका सच्चा हितैषी कौन है। और सच्चे हितैषी के नाते हम लोग इस बारे में अगर निर्णय लेंगे तो फिर हम दुनिया के सामने एक मिसाल प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बड़ी आबादी दुनिया की भारत और उसके आसपास के जो देश हैं इस परिक्षेत्र में निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी, कभी यह माना जाता था कि दुनिया की कुल जो भी जीडीपी है उसके एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां से पैदा होता था। यहां दुनिया की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व ये क्षेत्र करता था, परिक्षेत्र करता था। कौन से ऐसे कारण थे कि धीरे धीरे करके क्षेत्र पिछड़ता गया और आज भले ही भारत एक दुनिया के अंदर उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है, लेकिन बाकी आसपास के देशों की स्थिति क्या है, हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके भारत की मजबूती में ही भारत के पड़ोसियों की मजबूती है। भारत की ही सुरक्षा में ही भारत के आसपास के देशों की सुरक्षा निहित होती है। अन्यथा ऐसा नहीं कि अगर हम इन सब बातों को लेकर के आज भी आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो फिर हमें इस बारे में जरूर देखना चाहिए कि जो कुछ विस्तारवादी देश हैं दुनिया के अंदर, जिनसे पूरी दुनिया तबाह है, जिनसे उनके आसपास के देश भी तबाह हैं, जो लोग आज उन देशों का की सरपरस्ती स्वीकार करके अनावश्यक रूप से इस भारतीय परिक्षेत्र में अशांति का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए कि यह अशांति सचमुच उन सभी देशों के लिए खतरनाक है जो लोग आज इस प्रकार के शांति कर रहे हैं। मेरा ये मानना है भारत अपने सभी पड़ोसियों का सम्मान करता है, उनके साथ शांति और सौहार्द का मजबूत संबंध स्थापित करके इस पूरे क्षेत्र को दुनिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने की क्षमता भारत के नेतृत्व में है, भारत के अंदर है। और भारत के अंदर जो ये संभावनाएं दुनिया देख रही है, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन संभावनाओं को लेकर के अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो निश्चित ही ये मानवता के कल्याण का, विश्व कल्याण का मार्ग हम एक बार फिर से इस भारत की धरती से और भारत और उसके आसपास के देशों के सहयोग से इसे प्रशस्त कर सकते हैं। आम जनमानस को इसके लिए खड़ा होना होगा। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि भारत और उसके आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं, इन सब की एक साझी विरासत है। ये सभी एक साझी विरासत के हिस्से हैं।
एक साझी विरासत के हिस्से होने के नाते, चाहे वह नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, या फिर श्रीलंका, या फिर मालदीव हो, ये सभी देश इस बारे में विचार करें कि कैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान आज इस बात को स्वीकार करता है कि भारत की सुरक्षा में उन सब की सुरक्षा है। बांग्लादेश भारत के साथ बेहतर संवाद बना रहा है, बहुत बेहतर संवाद उसने बनाया है। श्रीलंका की वक्तव्य के बारे में, म्यांमार के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। उन सभी लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि अतीत में अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो उसका खामियाजा किस हद तक उनको भुगतना पड़ा है, और आज इसीलिए बरबस उनके मुंह से सभी बातें निकलती हैं। मेरा ये मानना है कि हम सबको एक बार फिर से भारत की मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा। इस समसामयिक विषय से संबंधित इस संगोष्ठी को हमें प्रबुद्ध जनों के माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाना होगा, और प्रत्येक नागरिक को इस बारे में हमें बताना होगा कि भारत विश्व बंधुत्व के जिस भाव के साथ दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है, भारत का यशस्वी नेतृत्व दुनिया के अंदर उस सम्मान का हकदार भी है, और दुनिया के अंदर उन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से, अपने यशस्वी नेतृत्व के माध्यम से उस प्रकार का सम्मान अर्जित भी किया है, और भारत उसे अवश्य एक बार फिर से सफलतापूर्वक उस भारत की सुरक्षा में, भारत के आसपास के देशों की सुरक्षा भी निहित है, भारत की समृद्धि में आसपास के देशों की समृद्धि और खुशहाली भी निहित है। और इसीलिए भारत की जो विदेश नीति है, अपने पड़ोस की नीति है, वह सबको साथ लेकर के चलने की है। लेकिन भारत इसके साथ ही अगर शांति की भाषा में विश्वास करता है तो किसी प्रकार की अशांति को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इस भाव के साथ मैं एक बार फिर से विश्व बंधुत्व के भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने के क्रम में भारत की पड़ोस नीति, समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक नीति विषयक इस द्विदिवसीय संगोष्ठी के कार्यक्रम में जिन महानुभावों ने इस संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमें विद्वज्जनों की इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से सही तथ्य को आम जनमानस के बीच में प्रस्तुत करने का निर्णय लेना चाहिए, साहसिक कदम उठाना चाहिए, और सही तथ्यों को अपनी विरासत की पृष्ठभूमि में जाकर के आम जन तक पहुंचाने का प्रयास अगर हम कर सकेंगे तो न केवल हम अपने पूर्वजों के प्रति सही श्रद्धा व्यक्त कर पाएंगे, अपितु तो आने वाली पीढ़ी के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएंगे। मैं फिर से महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूषण के प्राचार्य और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभावों को इस कोरोना कालखंड में भी इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।